नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। कल रात की घटना है या कहें कल शाम की घटना है जब जिक्र रेनकोट का हुआ था। लेकिन रेनकोट का जिक्र होते होते लगा यही कि इस देश में तो सियासी हमाम में हर कोई रेनकोट पहने खड़ा है, तो आज हमने यही लिख दिया और शुरुआत भी इसी से कर रहे हैं। देखिए जरा। रेनकोट तो हर किसी ने पहना है, क्या नेहरू, क्या इंदिरा, क्या राजीव गांधी और क्या पीवी नरसिम्हा राव, या फिर क्या वाजपेयी और क्या मनमोहन सिंह। हाँ, किसी का रेनकोट खासा लंबा और किसी का रेनकोट खासा छोटा हो सकता है, लेकिन रेनकोट तो रेनकोट है जो बाथरूम में शावर के नीचे खड़े होने से भी किसी को भीगने नहीं देता। लेकिन किसी पीएम ने अपने से पहले पीएम को लेकर ऐसा कभी कहा नहीं। पहले खड़े होकर क्या वाकई मनमोहन सिंह कह सकते हैं कि करप्शन की बारिश में वो भीगे नहीं? क्योंकि 10 बरस की सत्ता के दौर में मनमोहन सिंह का रेनकोट खासा लंबा है। मसलन ऑयल फॉर फूड, सत्यम घोटाला, आईपीएल, 2G, कॉमनवेल्थ, आदर्श, इसरो, कोयला, NHRM, अगस्ता वेस्टलैंड, और ये फहरिस्त तो खासी लंबी है। स्क्रीन को देखते रहिए। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता। लेकिन वाजपेयी को शपथ लेते हुए देखकर आप अगला सवाल कर सकते हैं, तो फिर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को रेनकोट क्यों नहीं पहनाया? वाजपेयी का रेनकोट भी खासा लंबा है। बराक मिसाइल घोटाला हो या तेलगी स्कैम, तहलका ऑपरेशन हो या स्टॉक मार्केट स्कैम, यूटीआई स्कैम हो या ताबूत घोटाला, पेट्रोल पंप बांटने का खेल हो या नेताओं के पैसे लेते हुए कैमरे पर धराना, लेकिन मनमोहन सिंह ने रेनकोट नहीं पहनाया। और अब पीवी नरसिम्हा राव को शपथ लेते हुए देख रहे हैं, तो फिर अगला सवाल आपके जहन में आएगा, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को रेनकोट क्यों नहीं पहनाया? जबकि पीवी की सत्ता ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के रेनकोट को पहनकर हुई थी, और उस दौर में तो रेनकोट की लंबाई जमीन तक को छूने लगी थी, क्योंकि हर्षद मेहता स्कैम, इंडियन बैंक स्कैम, शुगर इंपोर्ट घोटाला, लखूबाई केस, सुखराम घोटाला, यूरिया घोटाला, हवाला घोटाला, यह भी फहरिस्त खासी लंबी है। और पीएम रहते हुए वाजपेयी चाहते तो नरसिम्हा राव को रेनकोट पहना सकते थे। तो क्या रेनकोट भारत की संसदीय लोकतांत्रिक सत्ता का एक ऐसा अनूठा सच है जिसे हर किसी ने पहना? क्योंकि नेहरू के दौर में जीप स्कैंडल हो या साइकिल स्कैम, मुंद्रा स्कैम हो या तेजा लोन स्कैम या प्रताप सिंह कैरो स्कैंडल, और इंदिरा गांधी के रेनकोट को कोई कैसे भूल सकता है? खासकर मारुति विवाद और अंतुले करप्शन, या फिर इंडियन ऑयल स्कैम या चुरहट लॉटरी स्कैम। यूं तो इंदिरा के करप्शन के खिलाफ ही जेपी ने देश भर में आंदोलन छेड़ा, और तब संघ परिवार भी जेपी के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन रेनकोट तब भी किसी ने इंदिरा को नहीं पहनाया। और याद कीजिए, राजीव गांधी के रेनकोट को बफोर्स और सेंट किट्स तले कैसे वीपी सिंह ने घसीटा। यूं तब सबमरीन और एयर इंडिया घोटाला भी था। रेनकोट तो नहीं, लेकिन घोटालों का जिक्र कर वीपी सत्ता में भी आ गए। लेकिन वह भी ना तो राजीव गांधी के रेनकोट को उतार पाए और ना ही खुद रेनकोट पहनने से बच पाए। 20 करोड़ के एयरवेज घोटाले का रेनकोट वीपी सिंह ने भी पहना, लेकिन कहां किसी ने कब कहा? तो क्या रेनकोट का सिलसिला अब शुरू हो चला है और मान लिया जाए कि पीएम ही नहीं, सीएम भी इसके दायरे में आएंगे? क्योंकि रेनकोट तो हर सीएम ने पहना है। ठहाका लगाने का वक्त नहीं है कि एक प्रधानमंत्री ने दूसरे प्रधानमंत्री को रेनकोट पहना दिया। मुश्किल तो यह है कि इस दौर में दिल्ली से निकलिए और राज्यों की गलियों में घूमिए, अलग अलग सूबों में जाइए, वहां भी यही मुश्किल है, वहां भी वही हमाम और वही रेनकोट। तो रेनकोट तो कमोवेश हर सीएम ने ही पहना है, लेकिन कहे कौन? क्या खुद प्रधानमंत्री बीजेपी के सीएम वसुंधरा राजे या शिवराज सिंह चौहान या रमन सिंह को कह पाएंगे कि आपने भी तो रेनकोट पहन रखा है? और कांग्रेस के ही सीएम हरीश रावत हो या सिद्धारमैया या वीरभद्र सिंह, उन्हें कौन कहेगा रेनकोट आपने भी पहना है? और फिर यूपी में चुनाव हो रहे हैं तो अखिलेश यादव ने रेनकोट पहना है, इसका जिक्र अब कौन करेगा? और पंजाब में प्रकाश सिंह बादल को रेनकोट पहनाने में प्रधानमंत्री ने क्या चूक कर दी? क्योंकि ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के तीनों सीएम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जरा इनके रेनकोट का माप भी देख लीजिए। वसुंधरा बेदाग है, लेकिन ललित मोदी स्कैंडल, 45,000 करोड़ का खादान आवंटन, अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन, हाउसिंग बोर्ड का घपला और गहलोत के दौर से चला आ रहा
SPML इंफ्रा लिमिटेड को लाभ देने का सिलसिला थमा नहीं और कांग्रेस एक के बाद एक आरोप मढ़ भी रही है, तो रेनकोट पहनाए कौन? और शिवराज सिंह चौहान तिकड़ी बना चुके हैं जीत की। मध्य प्रदेश के सीएम है लेकिन बेदाग है, जबकि उनके दौर में व्यापक घोटाले ने हर परीक्षा और रोजगार को कटघरे में खड़ा कर दिया। और उनके दौर में मामले तो उठते ही रहे, चाहे वो गेहूं डंप करने का स्कैम हो, स्कॉलरशिप स्कैम हो, डंपर केस हो, या फिर IAS अरविंद जोशी और टीनू जोशी की संपत्ति का मामला हो। लेकिन रेनकोट पहनाए कौन? और इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह भी बेदाग हैं। चाहे CAG ने VVIP चौपर अगस्ता वेस्टलैंड को लेकर सवाल खड़े कर दिए हो, या 36,000 करोड़ का PDS स्कैम हो, या फिर नमक या सैनिटेशन स्कैम हो, या फिर ज्यादा राशन कार्ड बनाने का घपला हो, लेकिन रेनकोट पहनाए कौन? तो क्या प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के सीएम को रेनकोट पहना पाएंगे, या फिर अब सियासत रेनकोट तले कुछ इस तरह आएगी कि चुनाव प्रचार में उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत और यूपी के सीएम अखिलेश यादव दोनों रेनकोट पहने हुए दिखाई देंगे, क्योंकि दोनों को रेनकोट पहनाने की होड़ तो मच जाएगी। रावत बेदाग है, ये कहते जरूर है, मगर उनके दौर में बाढ़ राहत में घपला हो गया, शराब घपला हो गया, जमीन घोटाला हो गया, और स्टिंग कराने तक में घपला हो गया, और पावर कॉर्पोरेशन तक का स्कैम भी हो गया। यानी आरोपों की फहरिस्त से रावत कैसे बचेंगे, और रेनकोट का जिक्र होगा क्यों नहीं? और वहीं दूसरी तरफ यूपी में अखिलेश यादव खुद को चाहे बेदाग बताते हो, लेकिन रेनकोट के आरोप तो अखिलेश पर भी है। मसलन कुंभ मेले में घपला, जमीन कब्जा, बालू खनन, और फिर अपने ही मंत्री को करप्ट बताकर अखिलेश ने कैसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन फिर वही सवाल, बाथरूम में शावर के नीचे रेनकोट पहनकर आप खड़े हैं तो कैसे आपको कह दिया जाए कि आप बेदाग हैं? और रेनकोट की फेरिस्त में तो कमोवेश हर राज्य के सीएम का चेहरा ही दिखाई देता है, क्योंकि चारा में फंसे लालू यादव को छोड़ दे तो कोई सीएम बचेगा नहीं, क्योंकि बीते 5 बरस का हाल देख लीजिए। राज्यों के घोटाले घपले की रकम 90 लाख करोड़ से ज्यादा की है। यानी सियासी हमाम कर खामोश हुआ जाए, या रेनकोट तले हर किसी को खड़ा मानकर समूची संसदीय राजनीति को ही अब दागदार करार दिया जाए। मुश्किल है, जिक्र गुजरात का भी होगा तो भी मुश्किल है। सुजलाम घोटाला हुआ था, याद कीजिए, सोलंकी को हटाया गया था, उस वक्त सीएम नरेंद्र मोदी थे। लेकिन कहां कहां किस किस जिक्र किया जाए। चलिए जिक्र को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इस देश में रवायत चल पड़ी है, जो कहते हैं उसके ठीक उलट करते हैं। इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि कल हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी शराबबंदी को लेकर, शराबबंदी नहीं करने को लेकर, शराब खुद सरकार बेच रही है छत्तीसगढ़ की, इसका जिक्र किया था। एक कदम आगे बढ़ाइए और इस रिपोर्ट को देखिए। आबकारी विभाग के अधिकारियों को थोड़ा कड़ा निर्देश दिया है कि इसकी बिक्री बढ़ाई जाए। जिस क्षेत्र के जो इंचार्ज हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि जिसका भी रेवेन्यू से कोई भी लॉस होगा अपने विभाग के लिए, और जिनका काम कम पाया जाता है उनकी गाड़ी के विड्रॉल के लिए आदेश थे। राजस्व से ही सब कुछ अर्जित किया जा सकता है। टारगेट पूरा नहीं तो फिर सुविधा भी नहीं। और टारगेट किसका? शराब पिलाने का, शराब बेचने का। जी, ये राजस्थान सरकार का नायाब सच है। आबकारी अधिकारियों की गाड़ी इसलिए छीनी जा रही है, या कहें कुछ आबकारी अधिकारियों की सरकारी गाड़ी इसलिए छीनी जा चुकी है क्योंकि उन्होंने शराब से कमाई का राजस्व पूरा नहीं किया, यानी टारगेट पूरा नहीं किया। यानी लोग शराब कम पीने लगे तो सरकार नाराज है। राजस्व से ही सब कुछ अर्जित किया जा सकता है। ऐसी ज्यादा राजस्व अर्जन करने की ओर ध्यान देंगे और मुस्तैद होगा विभाग। भाई उनको ये लगेगा कि हमारी सुविधाओं में कर्टेल हो रहा है तो वो ज्यादा काम करेंगे। तो याद कीजिए, कल ही हमने दिखाया था बीजेपी शासित छत्तीसगढ़ में रमन सरकार ही शराब बेचने के लिए कॉरपोरेशन तक बना चुकी है। तो राजस्थान को समझने से पहले जरा छत्तीसगढ़ के इस मंत्री का सच ही सुन लीजिए। वो दूर करने के कारण सरकार को बहुत सारा रेवेन्यू लॉस होगा और इंटीरियर की बहुत सारी दुकानों को कोई लेता भी नहीं है और इसलिए उन दुकानों के संचालन में भी तकलीफ होती है। इसलिए एक इसके लिए आबकारी का एक कारपोरेशन बनाने का निर्णय हुआ है। तो रमन सरकार शराब बेचेगी छत्तीसगढ़ में और वसुंधरा सरकार राजस्थान में कम शराब बिक्री पर खुश नहीं बल्कि गुस्से में है, क्योंकि राजस्थान के 33 में से 19 जिलों में शराब की बिक्री घट गई है और ये बिक्री 10 से 30% तक घटी है। यूं सामाजिक लिहाज से ये अच्छी खबर है, लेकिन सरकार की नींद उड़ी हुई है। वसुंधरा सरकार के आबकारी विभाग कह रहा है ये क्या हो गया, क्योंकि बीते बरस वसुंधरा सरकार ने शराब से 6,712 करोड़ रुपए कमाए थे और इस बार लक्ष्य 7,300 करोड़ का था।
लेकिन इस बीच नोटबंदी आ गई, कुछ सामाजिक जागरूकता भी फैल गई। लोगों ने शराब पीना कम कर दिया, कुछ ने बंद कर दिया और आबकारी अधिकारियों के सामने तो टारगेट 31 मार्च का। तो ऐसे में वो करें तो क्या करें? कुछ को नोटिस दे दिया गया, कुछ की गाड़ियां छीन ली गई और आलम यह है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा शराब पिलाना सरकार की अब पहली प्राथमिकता हो गई है। हालत और बुरी इससे ज्यादा है कि आबकारी विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है कि उनका काम है पहले जाकर शराब की बिक्री बढ़ाएं। तो ऐसे में शराबबंदी के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पीठ ठोकने वाले प्रधानमंत्री की ये आवाज दोबारा सुन लीजिए। कल हमने सुनाई थी, फिर सोचिएगा बीजेपी के सीएम शराब पिलाने पर क्यों उतारू है। नीतीश जी को हृदय से एक बात के लिए अभिनंदन करता हूं। नशा मुक्ति का जिस प्रकार से उन्होंने अभियान चलाया है, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, मैं उनकी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। तो क्या माना जाए, प्रधानमंत्री मोदी सही या शराब से मिलने वाला राजस्व इतना जरूरी कि जिस काम का विरोध संघ परिवार करता हो, बीजेपी खुद शराबबंदी के पक्ष में हो, बकायदा चुनावी मैनिफेस्टो में लिखा जाता हो कि शराबबंदी होनी चाहिए और सामाजिक तौर पर जिसे कुरीति माना जाता हो, लेकिन इन सबसे इतर एक सरकार शराब पिलाने को तैयार, दूसरी सरकार शराब से कमाई कम हो रही है तो इसके लिए चाबुक चलाने को तैयार। रौनक व्यास और सुरेश फौजदार के साथ देवंकुर, जयपुर, आज तक। तो हमाम अब रेनकोट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि कौन उस बारिश से रेनकोट को पहनकर बच रहा है। इसके मतलब यह भी होते हैं कि इस दौर में सिस्टम फेल होता है। लगता नहीं कि कहीं सरकार या सत्ता काम कर रही है। इस बात का जिक्र क्यों? चलिए आपको हाईवे नंबर 31 लिए चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। राष्ट्रीय उप जूनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक, राष्ट्रीय उप जूनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप में 1 रजत पदक, राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण पदक, राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप में 1 रजत पदक, राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप 50 मीटर में स्वर्ण पदक। जी, जिस महिला तीरंदाज बुली बासु मतारी ने राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे तमाम पदक अपने नाम किए, वो आज कर क्या रही है? इन पदक को देखते देखते जरा उसकी हालत भी देख लीजिए। असम के चिरांग के पास हाईवे नंबर 31 संतरे बेचती ये महिला और कोई नहीं, ये बुली बासु मतारी ही है, जिसके निशाने पर देश को रश्क होता था। लेकिन अब संतरों की खूबी बताकर ग्राहकों को खुश कर संतरे बेचना ही बुली का काम हो चला है। तो आइए कुछ अतीत देखिए और कुछ मौजूदा वक्त को टटोलिए, क्योंकि 2005 में बुली पहली बार खेल के बूते स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पहुंची थी, वहीं ट्रेनिंग ली, दर्जनों पदक जीते और ये सारे पदक जो आप देख रहे हैं ये बुली के ही हैं। लेकिन 2010 में अचानक शारीरिक परेशानी ने घेरा तो खेल ऐसा छूटा कि सड़क पर आना पड़ा। बुली की 2 बेटियां हैं, एक 2 बरस की, एक 3 साल की। पति दिहाड़ी मजदूर है, घर पदकों से भरा पड़ा है, लेकिन पदकों से पेट कहां भरता। तो बुली घर चलाने के लिए अब संतरे बेचती है। इन्हें लेबर काम करे, इतो मैं ना जानो, मैं चाकरी तो बहुत। अपने दौर में बुली अपने खेल से देश के नामी तीरंदाजों में शुमार हो रही थी, लेकिन अब संतरे बेचने को मजबूर इसलिए क्योंकि बीमारी से लौटने के बाद तीरंदाजी के खेल को जारी रखने के लिए रकम थी ही नहीं, पैसे खत्म हो चले थे। कम से कम 2.5 लाख रुपए का खर्च था और सरकारी सुविधा कोई नहीं थी। तमाम योजनाओं के बीच भी कोई योजना ऐसी नहीं जिससे बुली को कुछ राहत मिलती, ना राज्य ने दी ना केंद्र ने दी। तो सपना टूट गया और अब संतरों के बीच हाईवे नंबर 31 और बुली की उम्मीद यही संतरे ज्यादा बिक जाए। लेकिन बुली की जो आस, क्या सरकार सुनेगी उसे? বিচাৰিছিলো যে মই পোৱা নাই, এতিয়াও মই অসম চৰকাৰ আৰু বিটিসি চৰকাৰৰ আশা আছে একদিন হৈ একদিন কিবা একটা ব্যবস্থা ভাল কৰি কিবা কৰি দিব বুলি। तो इंतजार कीजिए कब इस तीरंदाज संतरे वाली को सरकारी नौकरी मिलती है या कब उसकी कोई सुध लेता है। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आप कभी इस हाईवे नंबर 31 पर चिरांग से गुजरे तो बुली के मीठे संतरे जरूर सुनिएगा और उसके घाव को सहला भी दीजिएगा। विकास शर्मा, बोंगाई गांव, आज तक। यकीनन कह सकते हैं देश बदल रहा है।
देश तो डिजिटल होने की दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन यह भी किसे पता था कि दरअसल जुगरबर्ग को भी इस देश में लाकर डिजिटल इंडिया के नाम पर ठगी कर ली जाएगी। चलिए आपको एक गांव लिए चलते हैं। देखिए, जो जुगरबर्ग ने देखा उसके बाद अब जो देखेंगे जुगरबर्ग इसे कभी ना देख पाएंगे। यह तस्वीर 11 अक्टूबर 2014 की है। फेसबुक संस्थापक मार्क जुगरबर्ग को चंदौली गांव लाकर मोदी सरकार ने अपनी पीठ ठोकी थी कि देश का पहला साइबर गांव तैयार है, जहां हर घर का एक शख्स कंप्यूटर और कंप्यूटर से जुड़ी तमाम टेक्नोलॉजी जानता है। अब जरा चंदौली के उस साइबर केंद्र का हाल देखिए, जहां खुद जुगरबर्ग आए थे और राजस्थान सरकार ने अपनी पीठ ठोकी थी। सेंटर बंद हो गया है, पूरी तरह ठप पड़ गया है। साइबर विलेज सामान्य गांव बन गया है और गांव वाले कह रहे हैं जब सेंटर चलाना ही नहीं था तो बेवजह वक्त बर्बाद क्यों किया। कुछ भी वो ना मिली हमको सुविधा, नुकसान ही मिलो, गांव को भी नुकसान हो, घर को काम छोड़े फिर उसमें जावे, कुछ भी सुविधा ना मिली। अब बंद होगा तो जाएंगे ना तो सीखेंगे कि कुछ भी नहीं। अब सेंटर बंद हो गया तो हमने जितना पहले सीखा था उतना ही हम रह गए थे, और अब धीरे धीरे हम उसको इतना ही करते हैं और धीरे धीरे अब भूलने भी लग जाएंगे उसको। और जब इस सेंटर बंद हो गया तो इससे हमें कुछ नुकसान भी हुआ है। तो सवाल यही, प्रधानमंत्री मोदी जिस डिजिटल इंडिया का ख्वाब संजोना चाह रहे हैं या रोजाना देख रहे हैं, अगर उसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू योजना अपनी पीठ ठोकने के लिए हो और पीठ ठोक कर फेल हो जाए तो फिर देश डिजिटल बनेगा कैसे? क्योंकि सच तो यही है कि अजमेर के पास जिस चंदौली गांव को साइबर विलेज बताकर मोदी सरकार ने भी वाहवाही बटोरी, उस पायलट प्रोजेक्ट से सरकार ने 1 साल बाद ही हाथ खींच लिए। अब सेंटर बंद होने के बाद हम रोजाना में कंप्यूटर नहीं चला पाते और हमारे जो नेट पे जो कार्यविधि थी हम वो नहीं कर पा रहे हैं। इससे हमारा बहुत नुकसान हो गया है। वो सेंटर बंद हो गया तो हमें ना तो कंप्यूटर सीखने को मिलता है, कहीं भी जो हमने सपने देखे थे वो अब अधूरे से लग रहे हैं। वैसे सच तो यह भी है कि चंदौली में गिने चुने लोग ही कंप्यूटर चलाना जानते हैं, जबकि दावा तो यह था हर घर का एक शख्स कंप्यूटर चलाना जानता है। और दूसरा सच यह है, अब जुगरबर्ग यहाँ कभी आएंगे नहीं तो फिर सुध भी कोई नहीं लेगा। देवेंद्र भारद्वाज, अलवर, आज तक। तो जिक्र तो रेनकोट से ही शुरू हुआ था, तो अंत भी क्या रेनकोट से होना चाहिए? क्योंकि जयललिता के खिलाफ भी आय से ज्यादा संपत्ति का मसला था, शशिकला के खिलाफ भी वही मसला है और वो सीएम बनने को बेदाब है। ये 3 तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर है उसमें रिपोर्ट भेज दी गई है राष्ट्रपति को। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इंतजार हो रहा है क्या फैसला आएगा आने वाले वक्त में आय से ज्यादा संपत्ति को लेकर, लेकिन शशिकला ने दावा भी पेश कर दिया है